हंसू मुस्कुराया। चल मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ, पर उन माँ के यारों का क्या करेगा जिनकी इससे मुलाकात का आर्डर सरदार साईं लगा गए हैं। ये लंगड़े ने भी नहीं सोचा था। फिर मुंशी उनकी मदद को आया। वो हंसू के करीब गया। मुझे पता है इस टाइम कौन कौन है अपने अपने कमरों में। मैं सब सालों को बेले भिजवा देता हूँ कटाई के लिए। हम सरदार साईं से कह सकते हैं कि कोई बंदा नहीं मिला था तो हमने खुद ही। मुंशी ने बात दरमियान में छोड़ दी। हंसू ने लम्हा भर सोचा और फिर मुस्कुराया और नफी में सर हिलाकर बोला, सरदार साईं भी मान देगा? कभी नहीं। ओए मुझे क्यों फंसाते हो अपने साथ? लंगड़े ने अपनी बंदूक हंसू के पैरों में डाल दी, फिर सर पर बंधा पगड़ी नुमा कपड़ा भी, और खुद मुंशी की खाली की हुई कुर्सी पर बैठ के बोला, अपनी इज्जत और मान दोनों तेरे कदमों में डाल दिए हैं यार हंसू। मार दे मुझे गोली और ले जा उस लड़की को जिधर जी चाहे। फिर उसने आंखें बंद कर दी। हंसू आदमी को चींटी की तरह मार देता था, लेकिन इस सूरत हाल से उसका साबका पहली बार पड़ रहा था। कुछ भी था, लंगड़ा उसका यार था। उसे लगा मुंशी की तरकीब पर अमल किया जा सकता है। वो मुस्कुराया और बंदूक और कपड़ा उठाकर लंगड़े की गोद में डाल के बोला, तू और मुंशी दोनों एक नंबर के माँ के यार हो। चल उठ, कर जो भी करना है, पर याद रख इसे शाह रहमत के पास भी पहुंचाना है। लंगड़ा खड़ा हुआ और हंसू के शाने पे हाथ रख के बोला, हंसू तूने इस टाइम मुझे खरीद लिया है यार। उस साले शाह रहमत वाली बात मैं बाद में सोचूंगा, पहले इस शोधी का कुछ करो, बड़ी जख्मी लगती है। मुंशी ने एक नजर लाला को देखा और बोला, मैं उन हरामियों का बंदोबस्त करके आता हूँ और वापसी में हकीम इनायत से कुछ सच झूठ करके कोई दवाई भी लाता हूँ। मुंशी के जाने के बाद हंसू एक तवील सांस लेकर कुर्सी पर बैठा और कुछ सोचने लगा। लंगड़ा लाला के करीब गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, सब ठीक हो जाएगा शहजादिये, परवाह ना कर, मैं देख लूंगा सब माँ के खस्मों को। लाला के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे गोया वो मुस्कुराना चाहती हो, लेकिन फिर वो लंगड़े का हाथ दबाकर रह गई। मुंदरी बहुत थका हुआ था। लंगड़े की धोखेबाजी का उसे बड़ा रंज था और अब रह रह के अफसोस हो रहा था कि उसने लंगड़े को गोली क्यों नहीं मार दी। लंगड़े को जी भर के गालियां देने के बाद वो जंगल में मुखालिफ सिमत चलने लगा था। उसके हाथ में घड़ी नहीं थी, लेकिन उसने तारों भरे आसमान को देखकर अंदाजा लगाया था कि सुबह होने में अभी कोई 3-4 घंटे बाकी थे। उसको यकीन था कि लंगड़ा उसी वक्त सरदार सुल्तान को उसकी गद्दारी का किस्सा सुनाएगा और फिर वही होगा जिसका वो खुद भी कई मर्तबा हिस्सा रह चुका था। सरदार सुल्तान आदमी जमा करेगा, कुत्ते जीप में लादे जाएंगे और फौरन ही उसकी तलाश में रवाना हो जाएंगे। उन्हें उस जगह तक पहुंचने में तो यकीनन कोई दिक्कत नहीं होगी जहां लंगड़ा उसे छोड़कर भागा था। फिर वो जंगल में फैल जाएंगे और कुत्ते जल्द ही उसे आ लेंगे। उसके पास असलहा था और कोई 60-70 के करीब राउंड्स भी। सब सालों को मार दूंगा, मुंदरी ने किसी उभरे हुए पत्थर से ठोकर खा के सोचा। वो सरदारगढ़ की मुखालिफ समत चल रहा था। चांद अब आसमान के वस्त में था और उसे रास्ता देखने में कोई खास तकलीफ नहीं हो रही थी। उसे सिर्फ सांपों और भेड़ियों का खौफ था। सांप इस मौसम में जमीन की गहराई में चले जाते थे, लेकिन भेड़िए यकीनन जंगल में घूमते रहते थे। अभी तक उसे किसी ऐसी चीज से साबका नहीं पड़ा था कि जिससे वो डर जाता। 2-1 जंगली खरगोश जरूर उसका रास्ता काट के गुजरे थे और उसने ठिठक कर उन्हें ज़ेरे लब गाली दी थी और आगे की समत चलता रहा था।
اس نے 2-1 بار رک کر بھونکتے کتوں کی آوازوں پر کان لگانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن یہ سردار سلطان کے شکاری کتوں کی مخصوص آوازیں نہیں تھیں، یہ آوارہ کتے تھے۔ اسے پیاس لگ رہی تھی اور کچھ بھوک بھی۔ جب اسے یاد آیا کہ اس نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن اس نے بھوک پیاس کا خیال ذہن سے چٹک دیا اور آگے کی سمت بڑھتا رہا۔ اس نے کئی بار ذہن پر زور بھی ڈالا، لیکن اسے اس گاؤں کا نام یاد نہ آ سکا جہاں نورا ان دنوں رہ رہا تھا۔ پھر اس کا جی ایک سگریٹ پینے کو بے طرح مچلنے لگا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھا اور سگریٹ سلگا کر سوچنے لگا، سردار سلطان کا رد عمل کیا ہوگا؟ پھر وہ ہنسا۔ کچھ بھی ایک بات طے تھی، اب وہ اپنے کسی آدمی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تو کبھی نہیں کرے گا۔ مدری پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی لفظ تجزیہ سنا تھا، لیکن وہ اس وقت اپنے حالات کے بارے میں جو بھی سوچ رہا تھا وہ یقیناً تجزیہ ہی تھا۔ سردار سلطان نے کتنی ہی بار اس کی بے عزتی کی تھی، لیکن ہمیشہ تنہائی میں، اور اسے بعد میں جتایا بھی تھا کہ چونکہ اسے مندری کی عزت پیاری تھی اس لیے وہ ایسا کر رہا تھا۔ مندری کے دل میں سردار سلطان کی اس بات کی ہمیشہ سے قدر تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ سردار سلطان نے سنجیدگی سے کبھی اسے گالی نہیں دی۔ مذاق میں اور دوسروں کی موجودگی میں وہ سبھی کو گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن یہ پیار بھری گالیاں ہوا کرتی تھیں اور ڈیرے پہ موجود تمام لوگ ان کا مزہ لیا کرتے تھے۔ سردار نعمان نے ایک تو تانے کی موجودگی میں اس کی مری ہوئی ماں پر الزام تراشی کی تھی اور دوسرے اسے ٹھڈوں سے مارا تھا۔ اپنی ماں کے حوالے سے سردار سلطان کی گالیاں یاد آتے ہی مندری کا خون مانو ابلنے لگا تھا، اور اس نے سردار نعمان کو ایک زیر لب گالی بھی دی تھی۔ اسے اس وقت افسوس ہو رہا تھا کہ سردار سلطان کے خاندان کے ساتھ رہ کر اسے نقصان پہنچانے کا کوئی بڑا موقع اب تک اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا، اور اسے ان سے دوری اختیار کرنی پڑ گئی تھی۔ اسے لنگڑے پہ بھی رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا، اور لالا سے اپنا وعدہ پورا نہ کرنے کا دکھ بھی تھا۔ آدھا سگریٹ پی کر اس نے آسمان کو دیکھا۔ دور کہیں سے پھر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے یکسو ہو کر ادھر کان لگا دیے، لیکن یہ وہ کتے نہیں تھے جن کا اسے انتظار تھا۔ اس نے سوچا اب تک لنگڑا سردار سلطان کو سارا قصہ سنا بھی چکا ہوگا، پھر کیا وجہ تھی کہ ادھر سے بالکل خاموشی تھی؟ یا پھر شاید لنگڑے نے سارا معاملہ صبح پر اٹھا کر رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ مندری نے آخری کش لے کر سگریٹ پاؤں تلے مسلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے یہ طے کرنا تھا کہ وہ دن کو کہاں چھپے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے اس گاؤں کا نام یاد آ جائے جہاں نورا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ نورے نے ایک آدھ بار اسے اس گاؤں کا نام بھی بتایا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ پھر جنگل بتدریج کم گھنا ہونے لگا۔ اب درختوں کا آپسی فاصلہ بڑھ گیا تھا اور مندری دور تک دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے ابھی تک اپنے سامنے جھاڑیوں سے بھرا میدان ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ جھاڑیاں تو قد آدم بھی تھیں۔ اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، اس کے پیچھے چمکتی آنکھوں والا ایک گیدڑ کھڑا تھا۔ مندری نے پاؤں زمین پر مارے تو گیدڑ ایک طرف بھاگ گیا۔ مندری پر کسی گاڑی کی روشنیاں پڑیں۔ وہ سڑک سے محض چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ جھاڑیوں میں دبک گیا اور گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کوئی ٹرک تھا جس کی رفتار بہت ہی کم تھی، پہلے گیئر میں چل رہا تھا۔ مندری نے سوچا سڑک یقیناً بہت خراب تھی جو ٹرک اتنی کم رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر مندری کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ ٹرک جب اس کے قریب سے گزرا تو مندری پوری رفتار سے دوڑا اور جلد ہی
ट्रक की एक लटकती जंजीर उसके हाथ में थी। वो चंद लम्हों तक ट्रक के साथ भागा और फिर अपने बदन को तोड़कर दोनों पांव हवा में उठा दिए। चंद लम्हों बाद वो दूध के डब्बों के दरमियान बैठा गहरे गहरे सांस ले रहा था। सांस संभालने के बाद उसने चार सिमत गौर से देखना शुरू किया। वो बहुत दिनों से सरदारों की गाड़ियां चलाया करता था और इन जवानिब से वाकिफ था, लेकिन इस वक्त अंधेरा था और उसे कुछ भी पहचानने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसने वो शिकस्ता बोर्ड देखा जिस पर लिखी इबारत तो वो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अटकल से खूब पहचानता था कि यहीं से उल्टे हाथ को रास्ता सरदार गढ़ जाता था। उसने सोचा अगर ट्रक सरदार गढ़ वाले रास्ते की तरफ मुड़ा तो वो उतर जाएगा, लेकिन ट्रक सीधा चलता रहा। मुंदरी नीम तारीकी में दूर होते बोट को देखता रहा। फिर 10 मिनट बाद ट्रक की रफ्तार निस्बतन तेज हुई और फिर इतनी तेज कि मुंदरी सोचने लगा अगर जरूरत पेश आ गई तो उसके लिए चलते ट्रक से उतरना नामुमकिन ही होगा। अगले 20-25 मिनट ट्रक इसी रफ्तार से चलता रहा। खुले ट्रक में ठंडी हवा की झोंकों से बार बार मुंदरी की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो जागता रहा। ट्रक की रफ्तार एक बार फिर मध्यम पड़ी तो मुंदरी पूरी तरह चौकन्ना हो गया। किसी गांव के आसार शुरू हो रहे थे, लेकिन अभी इतना भी उजाला नहीं था कि मुंदरी सब कुछ साफ देख सकता। फिर ट्रक एक नीम पुख्ता सड़क पर मुड़ा। ट्रक की रफ्तार अब फिर बहुत कम हो गई थी। मुंदरी की समझ में आ गया कि ये दूध इकट्ठा करने वाली किसी कंपनी का ट्रक था और इस गांव इसी मकसद के लिए जा रहा था। वो जानता था कि 1-2 भैंसों के मालिकों के घर ये ट्रक नहीं जाया करते। यकीनन ये ट्रक किसी के फार्म हाउस जा रहा था। उसने गांव के आसार पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उसने सोचा वो ट्रक से उतर जाए, क्योंकि वो किसी किस्म का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। लेकिन अभी वो मखमसे ही में था कि ट्रक रुक गया। मुंदरी तेजी से उतरा और 2 हाथ लंबी फसल में रेंग गया। उसे हैरत हो रही थी कि वो अब तक दरख्तों के ऐन दरमियान बने बाड़े को क्यों नहीं देख सका था। ड्राइवर नीचे उतरा और उसने बुलंद आवाज में किसी मंजूरे को पुकारा। फिर घूम फिर कर ट्रक के टायरों का जायजा लेने लगा और साथ ही हुकूमत को गालियां देते हुए झुककर और हाथ लगाकर उसने टायरों का मुआयना भी किया। अब मलगीजी रोशनी हर तरफ फैल गई थी। फिर 4 आदमी बड़े बड़े ड्रम उठाए पगडंडी पर चलते दिखाई दिए। उन्होंने कुछ ड्रम ट्रक से उतारे जो खाली थे, भरे ड्रम ट्रक में रखे। इस दौरान एक आदमी ड्राइवर से मज़ाहिया किस्म की फोहश कलामी भी करता रहा और वो सब हंसते रहे। मुंदरी को अंदाजा हो गया कि ये ड्राइवर रोजाना यहाँ से दूध लेकर जाता होगा। उनकी गुफ्तगू से मुंदरी को ये अंदाजा भी हुआ कि फार्म के अंदर जाने वाला रास्ता गुज़िश्ता बारिशों की वजह से इस काबिल नहीं था कि ट्रक वहां तक जा सकता और आदमियों को यहाँ तक ड्रम अपने कंधों पर ढोरे पड़ रहे थे। फिर वो चारों ड्राइवर के साथ कच्ची जमीन पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। बू ने मुंदरी को फौरन बता दिया कि वो चर्स पी रहे थे और ये ड्राइवर ये चर्स उनके लिए शहर से लाया करता था। ड्राइवर ने किसी औरत का तस्करा शुरू कर दिया और वो चारों उस औरत के हवाले से बातें करने लगे। एक बोला, नौकरियां तो और भी मिलती हैं यारों को, पर ऐसे दीदार कहाँ नसीब होते हैं। सब हंसे। एक दूसरी आवाज आई, पर मजे तो वो साला कर रहा है। मैंने सुना है रात को एक आध फेरा मारती है उसके पास। मुंदरी ने जरा सा सर उठाकर देखा। एक आदमी जिसने सिर्फ बनियान पहन रखी थी ऊंची आवाज में बोल रहा था, भाई जी मामूली औरत नहीं, 2 बंदे मरवा दिए थे 5 मिनट में। एक और हंसा। एक तो उसका अपना यार था, दूसरा तो खामखा मारा गया, वो चौकीदारी कर रहा था। ड्राइवर दिलचस्पी से बोला, ना ये क्या स्टोरी है ओए। फिर वही आदमी बोला,
बड़ी हरामी रान है भाई जी। मेरा भाई उसी पिंड में जिम्मेदारा करता है, ठेके पर जहाँ के रहने वाली है। शादी से पहले यारी थी किसी से, घड़ी घड़ी अपने पिंड जाती थी। घर वाले को शक पड़ गया तो एक रात उसकी आंख खुली तो ये कमरे से गायब थी। वो हाथ में राइफल लेकर ढूंढने के लिए निकला। पकड़ लिया दोनों को। एक तो उसका यार का दोस्त था, दूसरा मर्द वो खुद था। दोनों को जगह पे मार दिया और इसे छोड़ दिया। अच्छा मर्द है भाई, ड्राइवर बोला। मारने लगा था पर भाग गई। उसके यार पिछले तगड़े थे। उन्होंने पर्चे में ये बात साफ उड़ा दी कि कत्ल की वजह क्या थी। कारोबारी लेन देन का बहाना करके अंदर करवा दिया गरीब को, और अब ये मजे कर रही है उसकी जमीनों पर। सुना है उसने कसम खाई है कि बाहर आते ही सबसे पहले इसे ही कत्ल करेगा। उसी आदमी ने कहा, पर ये बाहर कब आने देगी, बड़ा पैसा लगा रहा है इस काम में। अब तो स्टेशन से सजाए मौत भी बोल गई है उसे, चारखाने की धोती वाले ने कहा। पर अकरम की बयान भी बड़ी तकड़ी है। उसने अपील की हुई है। एक ने सिगरेट ड्राइवर को दिया। अकरम कौन? अकरम इसका खसम, जिसको इसने जेल में अंदर बंद करवा दिया है। हाँ, अपील तो की हुई है, पर बड़ी अदालत में। एक आवाज आई। मुंदरी ने गौर से देखा। इस बार ड्राइवर बोला, ना ये बंदा कहां से आ गया बीच में? एक आदमी हंसा और उसने किसी को मां की गाली देकर जाय आमद बताई। इतनी बात पूछने की जरूरत है किसी की? हम तो एक सुबह दूध चोने आए तो हमें बताया कि बाड़े के लिए नवा राखा रख लिया है, बस। अब वो खड़े हुए। ड्राइवर ने हाथ मिलाया। वैसे है शी जवान। वो ये किधर से आ गया? एक हंसा। ये तो पता नहीं, पर लगता है अब कहीं नहीं जाएगा। माँ बाप और बहन को भी ले आया है। बहन बेवा है, पर है बड़ी जालिम चीज। वैसे जात के तेली हैं। बाप घानी लगाने को जगह देखता फिर रहा है पिंड में। उसके बाद ड्राइवर ट्रक में बैठकर ट्रक मोड़ने लगा। चारों आदमी खाली ड्रम उठाए उसी रास्ते की तरफ वापस चले गए, और मुंदरी मुस्कुराया। उसे पता चल गया था कि वो वहां पहुंच चुका था जहां उसे जाना था। उसने दिल दिल में सबको एक इज्तिमाई गाली दी और कुछ देर सर झुकाए बैठा रहा।